आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। ये शब्द किसके हैं? 31 दिसंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्य के पिछले करीब 1.5 साल से चल रही हिंसा के तमाम दौर पर माफी मांगी। माफी मांगने में के बाद यह भी कहा गया कि मणिपुर अब शांति की ओर बढ़ रहा है। इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि मणिपुर में फिर से हिंसा की खबरें सामने आने लग गई। नए साल के पहले दिन यहाँ एक जिला है इम्फाल पश्चिम। ये क्रिकेट स्टेडियम की तरह है, मैप के जरिए आप समझिए इसको। इम्फाल पश्चिम केंद्र में एक छोटा सा मैदान है जो चारों तरफ से बाकी जिलों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कांगपोकपी जिला है, पूर्व में इम्फाल पूर्व और थोबल जिला है, दक्षिण में थोबल और विष्णुपुर जिला, और पश्चिम में सेनापति और विष्णुपुर जिले से घिरा हुआ है। ये नक्शा है। इसी इम्फाल पश्चिम के कंडक बंद इलाके में 31 दिसंबर की रात करीब 1 बजे, मतलब 1 तारीख हो चुकी थी, कुछ हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया। गांव को टारगेट करके बम फेंके गए। गांव वालों ने भी कथित तौर पे जवाबी फायरिंग की। ये सब अल सुबह तक चलता रहा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस हमले ने इम्फाल पश्चिम में भी और मणिपुर की राजनीति में भी तनाव फिर से बढ़ा दिया है, खास तौर की इसलिए क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अभी 12 घंटे पहले ही ये दावा कर रहे थे कि अब सब कुछ शांत है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलीबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई। मई 2024 से अब तक 112 घटनाएं सामने आई। कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोगों का घर छूट गया। मैं इन सब के लिए माफी मांगना चाहता हूं। सीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तमाम पार्टियों के नेता अब सवाल उठा रहे हैं, क्या, वो भी सुन लीजिए। दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर, ये पहले आना चाहिए। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं, और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा? कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पीएम खुद मणिपुर जाकर वहां ये बात क्यों नहीं कह सकते? वे जानबूझकर 4 मई 2023 के बाद से राज्य का दौरा नहीं कर रहे हैं, जबकि वे देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है कि नहीं, बात यह है कि 19 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। जयराम रमेश के इस पोस्ट पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए लिखा, साल 1992 से 1997 के बीच हिंसा काफी बढ़ गई थी। क्या पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या वे माफी मांगने मणिपुर आए थे? मैंने जो माफी मांगी है वो उन लोगों के लिए अपना दुख प्रकट करना है जो विस्थापित हो गए और बेघर हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में ये एक अपील थी कि जो हुआ उसे माफ कर दें और भूल जाएं। हालांकि आपने इसमें राजनीति ला दी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग उसको भूल जाएं, लेकिन क्या इतना आसान है ये सब कुछ भूल जाना? ये भी एक सवाल है। याद दिला दें, मणिपुर में हिंसा का ये दौर 3 मई 2023 से शुरू हुआ। वजह मैतेई को, जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी आरक्षण दर्जा देने की जो मांग और वहां पे जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में अब तक कुकी और मैतेई दोनों ही समुदायों के 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जख्मी हुए, ठीक हुए, कई बार चोटें आई। अब तक 11,000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 500 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब इस खबर पर क्या अपडेट होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कौन वहां जाता है, कौन नहीं जाता है, इस पर भी सवाल होते रहेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ी और आगे की खबरों पर जो देश दुनिया में चल रही हैं। अगली खबर दिल्ली के आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को एक पत्र लिखा। इसमें कुछ पूछा क्या आरएसएस बीजेपी की गलत हरकतों में उसका सहयोग करेगा? लेटर की 3 खास बातें जो है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। पहली जो बात है उसमें उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा, क्या ये सच है? दूसरी, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? तीसरी, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने की कोशिश हो रही है, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? इसके जवाब में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उन्होंने केजरीवाल को लेटर लिखा है और उनके कामों को लेकर माफी मांगने की मांग की है। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे।
आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो खेल के मैदान से जुड़ी है, लेकिन खेल के मैदान पे जो उसका प्रभाव है वो ड्रेसिंग रूम में कैसे है, इस पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में औसत से भी कमतर प्रदर्शन और सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया के कैंप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट लिखी और उसके मुताबिक मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर गुस्सा किया। कहा, मैंने आप लोगों को 6 महीने तक की छूट दी थी कि आप अपने हिसाब से खेलें, लेकिन अब बहुत हो गया। बकौल रिपोर्ट गंभीर ने बिना किसी खिलाड़ी का नाम लिए ड्रेसिंग रूम में कहा कि कुछ खिलाड़ी गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलने की बजाय नेचुरल गेम खेलने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि गंभीर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को टीम में चाहते थे, लेकिन सिलेक्टर नहीं माने। यह भी दावा है कि रोहित के बतौर कप्तान और बल्लेबाज फ्लॉप होने के बाद एक सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के सामने खुद को अंतरिम कप्तान के तौर पर पेश कर रहे हैं। कौन है वो खिलाड़ी, नाम क्या है, नहीं अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना दावा है कि किसी सीनियर खिलाड़ी ने ऐसा कहा है। खुद को इस भूमिका के लिए उन्होंने पुश किया है, चूंकि रोहित के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं, लिहाजा ये सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें टेस्ट में अंतरिम कप्तान बनाया जाए। ये खबर अब तक जो ऑस्ट्रेलिया से आई हमने आप तक पहुंचाई। अगली खबर कहां से जुड़ी है? अगली खबर चंडीगढ़ से है। पटियाला पैग और पंज तारा ठेके जैसे हिट गाने देने वाले सिंगर दिलजीत दोसांझ के लिए अब एक बड़ी मुसीबत आ गई है। 31 दिसंबर 2024 यानी साल के आखिरी दिन दिलजीत का चंडीगढ़ में एक कॉन्सर्ट चल रहा था। इस कॉन्सर्ट में दिलजीत पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप लगे। उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस भी जारी किया गया है, साथ ही 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक अधिकारियों का दावा है कि कंसर्ट में ध्वनि प्रदूषण की तय सीमा से ज्यादा शोर मचाया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर ने दिलजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर पंजाब सरकार के महिला एवं बाल विभाग के उपनिदेशक ने लुधियाना के जिला आयुक्त की ओर से औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। शिकायत में लिखा है कि दिलजीत ने अपने लाइव शो में पटियाला पैग और पंज तारा ठेके जैसे कई गाने गाए जिसमें शराब का जिक्र किया गया है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले पर का भी जिक्र किया गया। फैसले में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट में तोड़ मरोड़ कर इन गानों को गाया, ऐसा आरोप है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ये नया साल आपके लिए खूब सारी सफलताएं, खूब सारी तमन्नाओं को पूरा करने वाला साबित हो। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।